Okay, let us start with partnership accounts. Partnership accounts is one of the bigger bunch of your syllabus, not only 12th standard but also in CA Foundation. I would like to divide partnership accounts into 3 parts. मतलब ऐसा पार्टनरशिप अकाउंट्स करके कोई चैप्टर नहीं है. पार्टनरशिप अकाउंट्स is divided into 3 parts as from syllabus point of view. तुम्हारे syllabus point of view अगर मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स को डिवाइड करूं तो 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली. पार्ट नंबर 1 इज जो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज, what I will do is I will first divide this from 12th standard point of view. उसके बाद मैं इसके अंदर बताऊंगा कि what extra you have in CA Foundation. Of course CA Foundation में extra ही होगा, कम तो नहीं होगा. So partnership final accounts. So if you look at your 12th standard textbook, तो partnership final accounts means you can say chapter number 2. Chapter number 2 में you have your partnership final accounts और ये चैप्टर तुम्हारा हो चुका है. This chapter is completed. Am I here to discuss your past? If I was there to discuss your past, I would have not started with this chapter. बोला ना तुमको. Partnership final accounts which was there in और चैप्टर नंबर 2 तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में कंपलसरी क्वेश्चन आता है ऑफ 12 मार्क्स. कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें यू आर सपोज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो ये हम बोल सकते हैं इस पार्ट नंबर 1. Part number 2 from 12th standard point of view in partnership is, you can say, chapter number 4, 5 and 6. What is chapter number 4, 5 and 6? We have something called as admission of partner, we have something called as retirement of partner and you have something called as death of the partner. ये तीनों को ये लोग ने नाम दिया है, you can see in your 12th standard is called as reconstitution of partnership. Why it is called as reconstitution वो हम बाद में देखेंगे, but right now ये तीनों को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं into our second category, that is reconstitution of partnership. This is your second bunch of the syllabus in partnership accounts. And last one is your chapter number 3, that is dissolution of partnership firm. तो ये तुम्हारा तीसरा बंच हो गया पार्टनरशिप अकाउंट्स में. So actually speaking, if you observe your syllabus very carefully, इसमें ये जो पार्ट है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये क्लोज टू समवेयर अराउंड 20 to 25 मार्क्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लस 12 मार्क का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और उसमें से भी 1-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव. तो ऐसा देखा जाएगा तो क्लोज टू 37, 38 और चलो 40 मार्क्स, मतलब 50% ऑफ द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप अकाउंट्स. 50% ऑफ द सिलेबस. सो ऑब्वियसली 50% ऑफ द सिलेबस हम लोग को सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पढ़ाने को 150 आवर्स लगता है, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पढ़ाने को. तो अगर 50% सिलेबस इज पार्टनरशिप तो ऑब्वियसली 50% ऑफ द टाइम उसको लगेगा. सो मैक्सिमम टाइम
that we will devote in your 12th standard syllabus is for partnership accounts. मतलब तुमको ऐसा लगेगा पार्टनरशिप का चैप्टर इज गोइंग ऑन फॉर एजिस, तुमको ऐसा लगेगा सिर्फ पार्टनरशिप ही कर रहे हैं हम लोग सिलेबस में, बाकी कुछ है ही नहीं. Because already we have completed 2 chapters. Which are the 2 chapters we have already completed? We have completed bills of exchange and we have also completed accounts for not for profit concern. ये 2 चीज हो चुका है. तुम्हारा इंट्रोडक्शन मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स भी हो चुका है. सो एक्चुअली स्पीकिंग अब तुम्हारा मेजर पार्ट जो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 वो बचा है. लास्ट का 3 चैप्टर है, उसमें से 10th चैप्टर तो मैं गिनता भी नहीं हूँ. चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 8 इज कंपनी अकाउंट्स, लेकिन कंपनी अकाउंट्स में तुम्हारे पास एक ही चैप्टर है विच इज इश्यू ऑफ शेयर्स. दैट इज अ स्मॉल पार्ट. इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क का एक क्वेश्चन आता है. सो 8 मार्क्स आउट ऑफ 80 इज जस्ट 10%. सो 10%, तो अगर टोटल मैं टाइम बताऊं तो समवेयर अराउंड 10 to 12 आवर्स लगता है वो चैप्टर खत्म करने को. सो दैट इज नॉट अ बिग पार्ट. एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो 8 मार्क्स, तो उसके अंदर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ाने के लिए. चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. सो इफ आई कंक्लूड द मेजॉरिटी टाइम दैट वी विल बी डिस्कसिंग, डूइंग, स्टडिंग इज नथिंग बट कौन सा अकाउंट्स? पार्टनरशिप अकाउंट्स. मतलब 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप अकाउंट्स. नाउ सिंस मेजॉरिटी ऑफ यू आर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, तो हम लोग सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं. सीए फाउंडेशन में भी ये 2 तो डेफिनेटली है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ये सीए फाउंडेशन में है, ये भी सीए फाउंडेशन में. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इनफैक्ट सीए फाउंडेशन में जहाँ पे 12th स्टैंडर्ड खत्म होता है उसके भी आगे है इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जितना 12th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ेंगे वो तो है ही सीए फाउंडेशन में, एंड प्लस उसके आगे भी देयर इज समथिंग इन सीए फाउंडेशन इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड दोज हु हैव इवन नॉट डन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. आई होप 11th स्टैंडर्ड में तो सब लोग ने फाइनल अकाउंट्स किया होगा, तो 11th स्टैंडर्ड में जो तुम फाइनल अकाउंट्स बना रहे वही फाइनल अकाउंट्स है, लेकिन वो सीए फाउंडेशन में नहीं है. मतलब सीए फाउंडेशन में तुमको पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स नहीं आएगा. सीए फाउंडेशन में अलग से फाइनल अकाउंट्स है, बट दैट फाइनल अकाउंट्स इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोपराइटर. इट इज नॉट फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. सो पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट सीए फाउंडेशन में नहीं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के पास एक चैप्टर है इन सीए फाउंडेशन. इवन इफ आई open CA Foundation index, because majority of you are CA Foundation and since you already have the textbook of CA Foundation, so अगर CA Foundation का हम लोग बात करेंगे तो CA Foundation में as you can see the index, पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर नंबर 10, उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन चैप्टर नंबर 10 CDE वो तो एज इट इज है ही. Apart from that, you have extra chapters which is called as Introduction to Partnership Accounts. अभी वो Introduction to Partnership Accounts है, उसके अंदर एक small discussion है, उसके अंदर से भी फाउंडेशन के एग्जाम में चैप्टर्स या क्वेश्चंस आते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स डज नॉट मीन कि उसके अंदर तुमको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पूछेंगे. मतलब सीए फाउंडेशन का अभी तक जितना भी अटेम्प्ट हुआ है वो लोग ने पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स नहीं पूछा है. मतलब पार्टनरशिप का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वो सब नहीं आए. बट वी हैव 2 chapters to learn, that is A and B. अब जो 12th स्टैंडर्ड में है उनको फॉर्मली ये चैप्टर नहीं है, बट इनफॉर्मली ये चैप्टर तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज गुडविल. वो बाय डिफॉल्ट तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज गुडविल का डिस्कशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा ही आएगा. दैट इज गुडविल. सो गुडविल इज हिडन पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, वो तुमको करना ही पड़ेगा. पहले क्या होता था, बहुत ही पुराना सिलेबस. इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड एंड व्हेन मैंने टीचिंग करियर चालू किया था तब गुडविल बाकायदा 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में होता था. मतलब देयर वाज अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन अब वो सेपरेट चैप्टर नहीं है. इट इज पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर इन 12th स्टैंडर्ड. सो इन बाय डिफॉल्ट गुडविल चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा. हाउएवर फाउंडेशन में जो गुडविल चैप्टर आप पढ़ोगे इज एट अ मच हायर लेवल. 12th स्टैंडर्ड में तो कोई गिनती भी नहीं है गुडविल चैप्टर का, लेकिन एट फाउंडेशन लेवल यू विल बी स्टडिंग एट अ क्वाइट हायर लेवल गुडविल चैप्टर. सो जो भी हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड का जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज एज इट इज देयर इन सीए फाउंडेशन. ऑफ कोर्स सीए फाउंडेशन में वी हैव डन, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक चैप्टर किया था दैट इज एनपीओ. अभी एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न.
तो फाउंडेशन का जब अभी हमने एनपो किया, हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड के ऊपर बिल्टअप किया है, उससे कम तो नहीं होगा, उसके आगे ही जाएगा। देयर इज नॉट समथिंग जो लेवल कम होगा, लेवल बढ़ेगा ही। सिमिलरली यू विल सी इन एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, मतलब रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन तुम 12th का करोगे और फाउंडेशन का करोगे तो तुमको लिटरली समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस। एनीवेज, बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट, आई डोंट वांट टू एंटर इनटू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि आगे जो मैं पार्टनरशिप में करवाने वाला हूँ हैज नो कनेक्शन विथ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, खाली एक ही चीज है, हमको फाइनल अकाउंट्स का बेसिक आना चाहिए। बेसिक मतलब तुमको ये पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स में क्या बनता है। तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन आगे का बात, आगे का जो चैप्टर्स है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन, वो सब में तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये सब में भी बैलेंस शीट बनाना होता है, वो बैलेंस शीट टैली होगा। बट उसके अंदर फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाना है। बट जो लोग ने फाइनल अकाउंट्स किया है और जो लोग ने फाइनल अकाउंट्स नहीं किया है, व्हाट इज जनरल मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स का जनरल मीनिंग क्या है? देयर इज वन मोर सिनेरियो जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, वो मैं बाद में लिखूंगा। ये सब बहुत ही आगे का बात है। पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है ना, दो वर्ड है, एक वर्ड है पार्टनरशिप और दूसरा है फाइनल अकाउंट्स। तो पहले फाइनल अकाउंट्स का बात करते हैं क्योंकि वो तुमको पता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स? अच्छा ठीक है, चलो फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल अकाउंट्स जो 11th स्टैंडर्ड में किया है एंड 12th स्टैंडर्ड में? कॉमन है दोनों फाइनल अकाउंट्स है। सोल प्रोप्राइटर। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर? सिंगल ओनर। सोल मतलब सिंगल, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। ओके, व्हाट इज पार्टनरशिप? मैंने ना पार्टनरशिप का डेफिनेशन पूछा है। पार्टनरशिप का कोई डेफिनेशन है कि बना रहे हैं? ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। मैंने ना कल ही बोला कि वी टीच हियर हाउ टू थिंक। हाँ, तो पहले ना पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कहीं पे डिफाइंड है कि तुम अपना अपना डेफिनेशन बना सकते हैं? अपने देश में कोई कानून है? इज देयर एनी लॉ? हाँ, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, इंडियन पार्टनरशिप, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा करके अपने देश में एक एक्ट है। एक्ट समझता है तुमको? हाँ, तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 4। सेक्शन समझता है तुमको? क्या देख के बोल रहा है? तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कमीने, ठीक है, एक मिनट, कैन यू प्लीज स्टॉप टर्निंग योर बुक? बंद करना उसको। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये लोग, जो लोग सीए कर रहे हैं, और ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये 12th स्टैंडर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं वो लोग। सो उस सेक्शन के हिसाब से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, वो हम लोग देखते हैं। So I don't know whether 12th स्टैंडर्ड में वो डेफिनेशन पोस्ट किया गया है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है। कौन से पेज पे? हाँ, पेज नंबर 47 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हम लोग पहले प्लेनली डेफिनेशन देखते हैं पार्टनरशिप का। सी, वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग, ये मैं कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस में यूज करूंगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल कनेक्ट ऑल एंटायर पार्टनरशिप। ये सब पूरा है ना, इंटरनली सब जगह से कनेक्टेड है। सो थ्रू एंड थ्रू कनेक्टेड है। तो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम आगे भी यूज करेंगे। तो हम तब तक नहीं चालू कर सकते हैं जब तक पार्टनरशिप तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ गया। आई डोंट नो वेदर तुमने पार्टनरशिप ओसी या इसमें कोई किया है कि नहीं किया है, और अगर किया भी होगा तो इट इज़ नॉट दैट इन डेप्थ जो तुमने किया है।
सो हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्कशन करना पड़ेगा बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द फर्दर डिस्कशन ऑन पार्टनरशिप। तो ये सेक्शन 4 का डेफिनेशन है, ये सेक्शन 4 का डेफिनेशन है। इनफैक्ट जो आर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में लॉ करके एक सब्जेक्ट है, वो पता है तुमको? हाँ, तो लॉ में अलग अलग एक्ट हैं, उस एक्ट में वन ऑफ द एक्ट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो वहाँ पे भी तुमको पार्टनरशिप का डेफिनेशन बैठ करना पड़ेगा। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज, एक मिनट, बहुत फास्ट जा रहे हो तुम लोग। पार्टनरशिप इज द, ये रिलेशन पे मुझे 3 मिनट लगेगा बोलने के लिए। रिलेशन मतलब एक रिश्ता है, रिलेशन मतलब रिश्ता है। अभी ये दोनों हैं, ये दोनों के बीच में रिश्ता है। गंदी जनरेशन, गंदी सोच, ऐसी गटर की सोच है ना ये जनरेशन के। मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग चालू है, इसके लिए मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मतलब आई कैन इमेजिन 20 years बैक व्हेन आई वाज स्टूडेंट ना, ये सब थॉट भी हमारे दिमाग में नहीं आता था, ये सब वर्ड्स भी नहीं आता था हमारे दिमाग, और डेफिनेटली नॉट इन फ्रंट ऑफ टीचर। ये क्या, why you need to give explanation first of all, and do you think I'm interested in what you said? No. क्या बोल रहा था मैं? इसके लिए ना मैं ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं देता, मैं इसके लिए सब एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि पता नहीं आज का जनरेशन किधर तक पहुंच जाता है। यही सब फालतू चीज तुमको सोचता है लाइफ में। सुबह सुबह भगवान का नाम लो, थिंक स्पिरिचुअल, दूर दूर तक। ये तूने भगवान का टीका लगाया, कम से कम उसका तो, एक मिनट, हु स्टार्टेड इट, किसने छेड़ा? हाँ, तो अभी साइन करने का, क्योंकि हमारा उम्र है ना दिन ब दिन बढ़ते जाता है, उसमें हम ये सब बोलते रहते हैं। तुम्हारे घर पे भी रहेंगे ना ऐसे लोग? हाँ, इधर तो तू खाली मेरे को ऐसा बोल सकता है, अरे सर सॉरी, घर पे है, चुप रहो ना। पता है मेरे को, पता है, सब पता है मेरे को। मेरा बच्चा 6 साल का बच्चा मेरे को बोल देता है चुप रहो, मेरे को नहीं सुनने का। तो तू तो बहुत बड़ी है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है पार्टनरशिप कर में तुमको सबको पता ही है, ये सब किया है तुम लोगों ने, फीचर्स, कैरेक्टर्स, ये सब काम का है। हाँ, सो पार्टनरशिप इज रियल, यार सी वन मोर टाइम इफ यू स्पीक हर नेम, मैं स्ट्रेट अवे रिजाइन कर दूंगा ये बैच से, एंड एंटायर रिमेनिंग पोर्शन मैं दे दूंगा। नोबडी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग दिस स्टेप। समझता है? विराट कोहली का नाम सुना है? हाँ, उसने बोला मेरे को नहीं खेलने का है, तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। मेरा वही है, मेरे को नहीं सिखाने का है, अभी क्या करने का है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ये लोग दोनों का छोड़ो, वो दोनों लड़की न्यू गर्ल्स, हाँ, वो लोग के बीच में रिलेशन, दे आर फ्रेंड्स। तो ये लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंडशिप। तो वैसे ही यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। Yes or no? Individually they are called as friends. Here individually they are called as partners. So partnership is a relation. रिलेशन के ऊपर, मैं बोला ना रिलेशन पे मेरे को टाइम लगेगा। तुमको घाई है? नहीं ना, मेरे पास 2.5 घंटा है, बोलने दो ना, जितना बाहर करके आया उतना तो बोलेगा। अभी रिलेशन पे ना फर्स्ट फीचर है। व्हाट इज फर्स्ट फीचर? मतलब पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। क्योंकि अगर वो सिंगल ओनर है तो दैट इज सोल प्रोप्राइटर, बट यहाँ पे इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। दैट मीन्स इससे हमको पता चलता है मिनिमम हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मिनिमम 2 पर्सन्स, कम से कम 2 पर्सन्स होना चाहिए, एंड मैक्सिमम 50 पर्सन्स है। वो कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है वो सब हमने लिखा है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। सो मैक्सिमम 50। अगर मैक्सिमम 50 के ऊपर कोई बिजनेस करता है तो उसको इलीगल मानते हैं लोग, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो एनीवेज वो सब तुम्हारे काम का नहीं है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। ये सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप इज द relationship between
पर्सन्स, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. हु हैव अग्रीड, अब अग्रीड पे बात होगा. हु हैव अग्रीड मतलब दैट शुड बी एन एग्रीमेंट. Yes or no? So there should be an agreement between the persons. I hope everybody understand what is agreement. In fact, those who are studying law या आगे जाके जब आप law पढ़ोगे तो उसके अंदर agreement पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि we have something called as Indian Contract Act. Indian Contract Act करके भी हमारे कंट्री में एक एक्ट है. मतलब when two persons are entering into a contract, there should be an agreement. Agreement मतलब दोनों एग्री करना चाहिए, मतलब वन साइडेड नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए. तो बहुत सारा कंडीशंस है वो एग्रीमेंट का. एनीवेज, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड. एग्रीड मतलब देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. सच एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन. सच एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन. ओरल मतलब ओरल मतलब ओरल ही, हाँ सब, अरे वो मेरे को भी मालूम है. ये नीचे होटल है ना सम्राट, उसमें दो जन बैठे हैं. एक जन बोलता है चल अपन इसका बिजनेस करते हैं, सामने बोलता है हाँ चल करते हैं, तो बन गया पार्टनरशिप. कुछ वो लोग ने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, ओरल बोलते हैं इसको, ओरल पार्टनरशिप. बट रिटर्न पार्टनरशिप मतलब बकायदा स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट होगा और एक डॉक्यूमेंट बनेगा, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. एक डीड ड्राफ्ट होगा, पार्टनरशिप का डीड ड्राफ्ट होगा बकायदा. इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. उसका स्टैम्प पेपर होता है, उसका फ्रैंकिंग होता है. फ्रैंकिंग समझता है तुमको? लॉयर के पास जाके हम उसको कोर्ट में जाके फ्रैंकिंग करवाते हैं. फ्रैंकिंग करके, जैसे हम लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा था नोटिंग, तो यहाँ पे फ्रैंकिंग, फ्रैंकिंग करके एक प्रोसीजर है. मतलब सिंपल लैंग्वेज में, तुमने पीस ऑफ पेपर पे कुछ भी लिख दिया, बट वो पीस ऑफ पेपर को वैलिड भी तो बनाना पड़ेगा ना. तो वैलिड कैसे बनाने का, तो उसके ऊपर फ्रैंकिंग करवाते हैं. तो फ्रैंकिंग करवा दिया प्रॉपरली, उसके ऊपर स्टैम्प पेपर पे तुमने डीड बना दिया. दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखेंगे ये लोग? व्हाट ऑल थिंग्स विल बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बहुत दूर का बात है. मतलब पहले ही पेज पे पहला पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पार्टनरशिप डीड में ना क्लॉजिस होते हैं. क्लॉजिस मतलब पैराग्राफ्स. आप कभी गूगल पे टाइप करना पार्टनरशिप डीड, तो ऐसा आपको इमेज आ जाएगा. उसका ऐसा देखने का. आपका घर का कभी पेपर्स देखा है, घर का डॉक्यूमेंट देखा है, एग्रीमेंट देखा है कभी? हाँ, तो एग्रीमेंट उठा के देखना, उसके अंदर बड़े बड़े पैराग्राफ रहेंगे. फर्स्ट पेज पे तो 2 ही पैराग्राफ रहेगा, और वो फर्स्ट पेज पे हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ में नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन्स या पार्टीज रहता है. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन्स, कि भाई आई सो एंड सो रिसाइडिंग एट सो एंड सो प्लेस, दिस इज दिस. आई सो एंड सो, ऐसा जितना 3 पार्टनर रहेगा तो तीनों का नाम एड्रेस सब मेंशन रहेगा. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन. इनफैक्ट कॉन्टेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड आपको दिया हुआ है. कॉन्टेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड में राइट नाउ यू ऑब्जर्व ओनली कॉन्टेंट नंबर 1 एंड कॉन्टेंट नंबर 2. और ये जो ऐसा पॉइंट लिखा ना 1 2 3, ऐसा नहीं, पूरा पैराग्राफ्स रहेंगे. आई सो एंड सो रिसाइडिंग एट सो एंड सो, पूरा ऐसा पैराग्राफ रहेगा. उसको क्लॉजिस बोलते हैं. ये क्लॉजिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पार्टनरशिप डीड में क्लॉज रहेगा. तो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस, एड्रेस का स्पेलिंग गलत है वहाँ पे. नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस. नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स. 10 पार्टनर है तो 10 जन का नाम एंड एड्रेस सब रहेगा. क्लॉज रहेगा, ऐसा बड़ा बड़ा पैराग्राफ रहेगा. तो एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म होगा. फिर somebody said profit sharing ratio. What is meaning of this profit sharing ratio? How much they will share कि how will they share? How much they will share कैसे बताएंगे? वो तो अमाउंट थोड़ी पता है. How will they share profits and losses? So यहाँ पे the persons have agreed to share the profits. Definition में and losses नहीं है. डेफिनेशन में सिर्फ क्या लिखा है? डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेफिनेशन? व्हाट इज डेफिनेशन? लॉ में लिखा हुआ है, मतलब ये डेफिनेशन है. इसको तुम चेंज या खुद के वर्ड्स में नहीं लिख सकते. तो शेयर द प्रॉफिट्स, शेयर द प्रॉफिट्स, बिकॉज यहाँ पे एक ओनर नहीं है, मोर देन 1 ओनर है. 2 ओनर्स, 3 ओनर्स, 5 जो भी है. तो वो लोग जो भी प्रॉफिट्स होगा वो बिटवीन देमसेल्व्स शेयर करेंगे. कैसे शेयर करेंगे? तो वो लोग एक रेशियो डिसाइड करेंगे. रेशियो कैन बी
एनीथिंग, सपोज दो पार्टनर है तो बोलेंगे वी विल शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, वी विल शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, और दे कैन ऑल्टरनेटिवली से वी विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस या प्रॉफिट्स इक्वली मतलब 50-50, हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वॉट एवर इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड में क्लॉज रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लॉज, उसके अंदर मेंशन क्या रहेगा, द अबव पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एग्रीड द टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ सो एंड सो। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल ओरल पार्टनरशिप है, से फॉर एग्जांपल ओरल पार्टनरशिप, मतलब कुछ भी रिटर्न में नहीं है, ओरली डिसाइड कर लिया पार्टनरशिप, रास्ते पे खड़ा रहकर डिसाइड कर लिया, होटल में बैठ के डिसाइड कर लिया, रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहकर डिसाइड कर दिया, बहुत जन यहाँ पे तुम लोग बैठे, कॉलेज में भी तुम पार्टनरशिप बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे टाइम पे बहुत होता था, अभी पता नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो वैसे भी ये सब कोई करता नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था, मतलब में ये भी नवरात्रि आता है ना, तो नवरात्रि का पास ही होता था, तो क्या करते हैं, एक जन नवरात्रि का पास खरीद लेगा, बोले अपन क्या करते हैं 3-4 नवरात्रि का पास खरीद लेते हैं, नवरात्रि का 10 दिन बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ वो बांट लेंगे, ओरल पार्टनरशिप बन गया। इसके लिए कोई डीड थोड़ी बनाएगा बैठ के, करते हैं ना, अभी भी देख इधर है बहुत सारे। अभी हम लोग का एक इंटर का स्टूडेंट है, वो लोग क्या करते हैं, दिवाली में बेचारा वो फायर क्रैकर्स बेचता है, तो हम लोग फायर क्रैकर्स मंगाते हैं, फिर बेचते हैं, जो भी पार्टनर डिवाइड, तो दिस इज ओरल पार्टनरशिप। लेकिन सपोज ओरल पार्टनरशिप में झगड़ा हुआ रिलेटिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए बी सी तीनों ने एग्री किया था हम इक्वली डिवाइड करेंगे, लेकिन सी बोलता है नहीं, भड़क गया, बोलता है ये गलत है, मेरे को 50% चाहिए, बाकी जो बचा हो तुम लोग बांट लो। अभी झगड़ा हुआ, अब झगड़ा हुआ तो सेटलमेंट कैसे होगा, ये लोग गए कोर्ट में गए, कोर्ट में ये सब छोटा छोटा मैटर फिलहाल कोर्ट में नहीं जाता है, लेकिन तुमको समझाने के लिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। कोर्ट में गए तो जज क्या मांगेगा, पार्टनरशिप डीड दिखाओ, तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं है। तो इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, if there is no partnership deed or there is partnership deed but deed is silent, पार्टनरशिप डीड बना है लेकिन डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्लॉज नहीं है, तो क्या करने का, ये सब बकवास है। अच्छा जब तुम जज हो, तुम कैसे डिसाइड करोगे, यू आर नॉट इन लिसनिंग, मैं तुमको ना पहले ही बोला, क्या सिचुएशन क्या है, अरे सिचुएशन क्या है, देर इज नो पार्टनरशिप डीड और डीड है लेकिन साइलेंट, पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्लॉज नहीं है। अब तुम्हारे सामने पार्टनर झगड़ रहे हैं, कैसे सेटल करोगे इसको, पहले तो जज क्या मांगेगा, डीड मांग, चलो ना छोड़ो जज नहीं है, तुम्हारे पास आए झगड़ते झगड़ते, तो तुम पहले क्या मांगोगे, बट डीड। अच्छा किस पे झगड़ा कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, पहले इसने बोला था कि हम लोग इक्वल करेंगे, अभी बोलता है 60-40 करेंगे, मेरा 60 तेरा 40 या मेरा 70 तेरा 30, तो झगड़ रहे, बोलो कैसे सेटल करोगे मैटर। कैपिटल शेयरिंग रेशियो में दे देगा, ऐसा किधर लिखा है, ऐसे तेरे मन से जितने रेशियो में कैपिटल शेयर किया है, ओके। तो एग्जाम्पल, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं बकवास। तो ए और बी है, ए का कैपिटल 500 रुपया है, बी का कैपिटल 1000 रुपया है, तो तेरे हिसाब से रेशियो शुड बी 5:10, मतलब 1:2, बराबर है। लेकिन ए बोलता है नहीं, मेरा 75% होना चाहिए, मैं रोज सुबह को आके दुकान खोलता हूँ, मैं ही पूरा दिन काम करता हूँ, बी तो घर पे सोया रहता है। क्योंकि पार्टनरशिप में देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो घर पे सो नहीं रहा है, स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ पैसा लगाता है, उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोला मेरे पास पैसा है, तू ले ले पैसा, जितना तू काम कर, तू बिजनेस कर। तो ये बोलता है मेरे को है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज़्यादा चाहिए, आई वांट 75%, बी को मैं 25% ही दूंगा, झगड़ा उस पर चल रहा है, तो तू बोलेगा नहीं 1:2 इक्वली। क्यों, मतलब हमारे देश में बिकॉज देर इज डेमोक्रेसी,
बकवास करने का लिमिट ही नहीं है। मतलब जिसको जो मांगता है वो बकवास करो। कौन सा सिचुएशन में हम लोग हैं? देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, और इफ डीड इज साइलेंट देन provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply, and as per Indian Partnership Act 1932 profit sharing ratio will be equal. Did you, ये मैंने जो बोला ये सब बोला इसने? मैं औरतों से आर्ग्यूमेंट करता ही नहीं हूं, मेरे बर्दाश्त की बात है सच्ची में। I don't think you spoke what I spoke. You should have spoken, sir, as per Indian Partnership Act 1932. नहीं पढ़ा है तो वो important है। तुमने assume किया है, मेरे पास proof है। I am not talking assumption. I am talking law. मैं जज हूं, जज क्या रेफर करेगा? पहले क्या रेफर करेगा? डीड। नो, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डीड। तुम्हारे पास डीड है क्या? नहीं। इफ यू डोंट हैव डीड देन फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। आई एम मींस व्हाट लॉ इज सेइंग, एंड व्हाट लॉ इज सेइंग, ये ना सर्टन ऑब्जेक्टिव है 12th स्टैंडर्ड में। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स विल बी डैश इक्वल। ये ऐसा किधर लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। When will this apply? Suppose पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बना लिया और डीड में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, देन व्हाट विल अप्लाई? पार्टनरशिप डीड। मतलब किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा? डीड को प्रायोरिटी दिया जाएगा। सी, अपने देश में 50,000 पार्टनरशिप रहेगा। लॉ कैन नॉट इंटरफियर इनटू ईच एंड एवरी पार्टनरशिप। तुमको जो करना है वो करो, और जो करना है वो लिख दो। अब तुमने नहीं लिखा, फिर तुम आके मेरे सामने झगड़ रहे हो। देन फॉलो व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट वी आर सेइंग। तुम्हारे घर पे तुम्हारा भाई बहन रहेगा, 2 जन, उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया अपने को ना ये करना है, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना चला। लाइक फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में मोबाइल खरीदा, बोला देख आधा टाइम यूज करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, बराबर है। बाद में ऑफकोर्स भाई हैज द अपर हैंड, बोलेगा चल भाग 8 घंटा में यूज करेगा, 2 घंटा तू। बाद में तुम झगड़ने का चालू करेगा, झगड़ने के बाद किसके पास जाएगा? हाँ, तो वो लोग क्या बोलेंगे? अभी तुम लोग झगड़ रहे ना, हम लोग जो बोल रहे हो करो चुपचाप। तो लॉ भी ऐसा ही है। लॉ बोल रहा है तुमने डीड बनाया है क्या? नहीं बनाया ना, तो देन नाउ फॉलो व्हाट लॉ इज सेइंग। व्हाट इज लॉ सेइंग? इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पार्टनरशिप, क्योंकि आपको पार्टनरशिप का सम रहेगा, उसके अंदर किधर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहेगा तो क्या लेंगे? उसको इक्वल लेंगे, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 12th में बहुत ही रेयर सिनेरियो है, बट फाउंडेशन में दिस इज अ रिपीटेटिव सिनेरियो, क्योंकि बहुत जगह पे वो लोग क्वेश्चन में ही लिखेंगे देयर वाज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, देयर वाज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे, बट राइट नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन मेरा खत्म नहीं हुआ है। सो व्हाट वाज द डेफिनेशन? फिर से स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, सो रिलेशन आई होप सबको समझ में आ रहा है, बिटवीन द पर्सन्स, दोस पर्सन्स आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म who have agreed to share मतलब there should be an agreement to share the profits. If there is no agreement, then provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply, and as per provisions of Indian Partnership Act 1932, profit sharing ratio between the partners will be equal. आगे, of a business, you will not believe, of a business मतलब there should be a business. बिजनेस को भी डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। उसका डेफिनेशन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज वो वैसे भी तुम लॉ में पढ़ोगे। बेसिकली दैट शुड बी अ बिजनेस। बिजनेस का मोर और लेस डेफिनेशन तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा।
आगे का पार्ट इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस विच इज और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है? पार्टनरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है, वो सब हमने लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। दैट फीचर इज कॉल्ड एज, ये भी पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, ये जो भी मैं बोल रहा हूं सब ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। पार्टनरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है विच इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब देयर इज अ प्रिंसिपल एंड देयर इज अ एजेंट हु इज एक्टिंग ऑन हुज बिहाफ। एजेंट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। In a partnership, every partner is a principal and every partner is an agent. Example, suppose for example firm ने, firm अभी समझता है ना तुम लोग को? firm मतलब suppose for example 3 पार्टनर है A, B and C, collectively they are called as firm. firm ने से for example किसी को गुड्स बेचा, firm ने किसी को गुड्स बेचा क्रेडिट पे, मतलब दैट पर्सन बिकेम योर डेटर। सपोज 50,000 का गुड्स बेचा, बरोबर है? अब ए बी सी, उसमें से सी है ना, सी वो कमीना है या कमीना निकला। सी क्या है? कमीना है। वो डेटर के पास गया, वो डेटर को क्या बोला, वो 50,000 दे देना जरा। तो डेटर बोलता है ठीक है, मेरे को बताओ किसके नाम पे चेक देने का है। तो बोला चेक क्या करने का, तू एक काम कर, बेरर चेक मेरे को दे दे। सी ने क्या बोला? बेरर चेक सबको समझ, बेरर चेक मेरे को दे दे, ऐसा सी ने किसको बोला? डेटर ने। और सी ने वो 50,000 का बेरर चेक लेके पैसा निकाल लिया, बरोबर है? सो हियर सी वॉज एक्टिंग एज एन on behalf of A and B. A and B principal थे and C was an agent. So every partner is a principal and every partner is an agent. That is the meaning of this point in definition of partnership. The business is carried on by all or any one of them या any of them acting for all। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड साइलेंट है। any one of them, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा any one भी हो सकता, any two of them acting, any 5 of them, because number of persons can be more। on behalf of all मतलब बहुत सारे पार्टनर्स हैं, उसके बिहाफ पे एक जन जाके एक्ट करेगा, तो that is what is called as mutual agency। and पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन से अपने को ऐसा डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, बट पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक या इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज पॉइंट नंबर 4। एंड व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज डैश, ऐसा पूछेंगे तुमको ऑब्जेक्टिव्स में। अनलिमिटेड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से सी ने कुछ फ्रॉड कमिट किया। सी ने मार्केट में जाके 2 करोड़ का फ्रॉड कमिट किया। आर ए एंड बी पर्सनली लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ सी? नहीं, ऑब्वियसली यस। पर्सनली लायबल मैंने वर्ड यूज किया है, पर्सनली समझता है मतलब ए एंड बी का घर बार बेच के सी का कांड का हमको भरपाई करना पड़ेगा। तुमको समझा मैंने क्या बोला? 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी। सी ने मार्केट में फ्रॉड्स कमिट किया इन द नेम ऑफ द फर्म।
सपोज फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे लेवल का एग्जाम्पल देता हूँ, सी ने जाके बैंक से लोन लिया, से फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का लोन लिया फर्म के नाम पे सब पर, और 5 करोड़ लेके भाग गया दुबई। आर ए एंड बी लायबल नहीं, पर्सनली लायबल। तुमको समझता है पर्सनली लायबल मतलब एक एक घर का टीवी बेच के भी वो पैसा चुकाना पड़ेगा जो कांड सी ने किया है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एंड दैट इज वाई अपने देश में नया आया लॉ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी बोलते हैं उसको। तुम लोग ये देश में रह रहे हो, ये सब पता है मैं जो बोल रहा हूं कि हम लोग तो गांव में रह रहे हैं, गांव में रह के ऐसे सब शब्द सीख गए हैं हम लोग, ये सब चीज में हमारा दिमाग चलता है। नहीं पता है हमको। देखो, मैं जैसे तुमको सहन कर रहा हूं वैसे तुम ठंडी सहन करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सी दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज आगे जाके हम जब सम्स करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स हम लोग टच करेंगे। यू कैन नॉट जस्ट डू ओनली कीप ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने आगे जाके हम डिसोल्यूशन करेंगे, आगे जाके हम एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, ये सब करेंगे, तो उसके अंदर वी नीड ऑल दिस डिस्कशन। सो ऑफ कोर्स इसको तुम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, जितना 12th स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है उतना मैंने बता दिया। ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, और एक ऑब्जेक्टिव्स में आएगा पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉइंटली एंड सेवरली? जॉइंटली मतलब क्या? सब लोग मिलके, मतलब से फॉर एग्जांपल 5 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया तो बाकी के 4 आर जॉइंटली लायबल। जॉइंटली समझता है मतलब चारों मिलके। सेवरली मतलब अलग अलग, इंडिविजुअली, मतलब ए इंडिविजुअली लायबल है, बी भी इंडिविजुअली लायबल है। सपोज फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, उसमें से बी सी डी ने मिलके फ्रॉड किया तो ए के लग गए। तो दैट इज वाई पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? किसी के साथ पार्टनरशिप करने में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? भरोसा, ट्रस्ट होना चाहिए। ये बिजनेस के लिए भी लायबल एप्लीकेबल है और पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। मतलब तुमको बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान काफी है, पर्सनली भी, और जो तुमको भाषा समझ रहा है वो हम सिखा रहे हैं अभी। तो बिजनेस में भी और पर्सनल में भी you should choose your partner very carefully, otherwise jointly and severally liable, बर्बाद हो सकते हैं हम लोग। हो गया? अभी तुमको ना 3 जन को अलग अलग कॉर्नर में बिठाने का ये क्या तरीका है तुम्हारा बैठने का? तुमको बेंच नहीं जमता है तो इधर बैठो ना, फर्स्ट बेंच पे, पैर मस्त लंबा करने मिलेगा। अरे थिएटर में ऐसा बैठता है, उधर चुपचाप बैठता है ना, उधर तो 300 रुपया दे के बैठ रहा है, इधर 50,000 दे के बैठा है, फिर भी कैसा, ये क्या तरीका है बैठने? क्या सॉरी, एवरी टाइम आज करो, कल वो बेंच के ऊपर बैठी थी, कभी तुम पाली पे बैठ जाता है। काम करो, खुद से घर से चद्दर वद्दर भी लेके आओ, तकिया लेके आओ, लेके आओ। दिस ऑल विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यू कैन ब्रिंग दैट as if we will allow. Hey, you are coming to study here. तुम लोग इधर थोड़ी रहने को आ गया, क्या चल रहा है? मेरे को है ना, तुम लोग ने एक स्टेटमेंट यूज किया था, या पता नहीं तुमने यूज किया था किसने, कि ये ना बच्चे लोग बहुत चढ़ेले हैं। अभी मेरे को सच में लग रहा है वो स्टेटमेंट ट्रू था। तुम लोग को क्या ना, कोई कुछ बोलता नहीं है ना, इसके लिए तुम्हें ना सर पे चढ़ रहे हैं, और वो सर पे चढ़ के झाड़ भी उगा रहे हैं। Okay, here all 5 points are important. What is point number 1? Association of 2 or more persons. इसमें से भी पूछेंगे। Next one, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बिजनेस में, in such business there is a principle. That principle is of mutual agency. Mutual agency मतलब partners are principals and also
एजेंट्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है, इट मीन्स ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। किसी एक पार्टनर ने कोई एक्ट किया तो उसके लिए अदर पार्टनर या पार्टनर्स आर लायबल। लायबल वर्ड समझता है, आई होप एवरीबॉडी। मतलब उसने जो कांड किए हैं वो सब तुमको बेयर करने पड़ेंगे। यू आर bound by the acts of other partners. Of course there should be sharing of profits that are earned. See, sharing of profits है, that doesn't mean कि कल पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ तो पार्टनर बोल देगा नहीं मैं लॉस शेयर नहीं करेगा, मेरे को तो बोला गया था प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। तो इट इज अंडरस्टूड कि प्रॉफिट शेयरिंग है तो देयरफॉर लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इन पार्टनरशिप देयर इज unlimited liability. This is another objective question very popularly and repeatedly asked, that is liability of the partners is unlimited. Unlimited मतलब partners are, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे, दो डैश मारेंगे वो लोग, पार्टनर्स आर डैश एंड डैश jointly and severally liable for the debts of the business in case the firm is unable to meet its liability due to its bankruptcy or insolvency. अगर firm insolvent हो गया, insolvent का मतलब समझता है, मतलब what is more than what, अगर firm का liabilities are more than assets, then partners का personal assets, पर्सनल एसेट समझता है, मतलब किसी पार्टनर का पर्सनल मोटर कार, पार्टनर का पर्सनल ज्वेलरी, पार्टनर का पर्सनल मोबाइल, पार्टनर्स का पर्सनल घर भी बिक जाएगा टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। दैट इज व्हाई पार्टनरशिप इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उसका लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, पार्टनर्स का लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। एंड देन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर सम में ये पॉइंट आएगा कि एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, सच एग्रीमेंट कैन बी आइदर रिटन और ओरल। विच ऑफ द टू इज बेटर, टू हैव रिटन एग्रीमेंट कि ओरल? रिटन, क्योंकि कल झगड़ा हुआ तो कल जाके हम पूछेंगे, अगर हम जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर हम इसको एनफोर्स करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो सबसे पहले जो जुडिशियल है, जो लॉ है, वो हमारे पास से क्या मांगेगा? डीड दिखाओ। तो डीड में क्या क्या लिखा होता है, तो जस्ट हम लोग ने ऐसा ब्रीफ कंटेंट्स लिखा है, ये डीड विल डिपेंड अपॉन पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनरशिप फर्म। ये तो जस्ट ऐसा ही इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, जस्ट इलस्ट्रेशन कि ये सब हो सकता है पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड में लोग क्या क्या मेंशन करेंगे, तो फर्स्ट 1 2 3 4 पॉइंट्स आर जनरल पॉइंट्स, जस्ट थियोरिटिकल पॉइंट्स है। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट में वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सपोज हमने पार्टनरशिप डीड बनाया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्लॉज उसमें लिख दिया कि भाई पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 और 5:3 और 7:3 और 4:3, वॉट एवर इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपने लिख दिया, तो दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डीड में ये क्लॉज ही नहीं है, अगर सपोज ये डीड में ये क्लॉज नहीं है या तो डीड ही नहीं है, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, कौन बोला ऐसा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ईयर भी याद रखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो लोग खाली ईयर भी पूछते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज केम इनटू फोर्स इन डैश 1932। ऐसे 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में आए हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं। द इजी पार्ट इज वो लोग एमसीक्यू में पूछते हैं, तो नीचे ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन में देख के तुमको याद आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, राइट नाउ इट इज नॉट द करेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट इट। पॉइंट नंबर 9, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, ओके वो भी है। बाकी सब जो मैटर्स है वो सब हम लोग देखेंगे। एंड सिर्फ तुमने डीड बनाया ना वो सफिशिएंट नहीं है। डीड बनाया मतलब तुमने सिर्फ पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया, स्टैम्प पेपर पे लिख दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डीड शुड बी रजिस्टर्ड। देयर इज अ पर्सन इन अवर, पर्सन मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल इन अवर कंट्री विच इज कॉल्ड, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोलते हैं।
रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाके तुम रजिस्टर करवाओ तुम्हारे पार्टनरशिप का, तो बकायदा तुम्हारे पार्टनरशिप को रजिस्टर करेगा। मतलब तुम्हारा फर्म का नाम वो लोग पार्टनरशिप या रजिस्टर में लिख देंगे। रजिस्टर में लिख देंगे मतलब एक्चुअली वो रजिस्टर खोल के उसमें नाम नहीं लिखेंगे, अभी सब ऑनलाइन हो गया है। यू जस्ट हैव टू सबमिट एवरीथिंग ऑनलाइन, अभी सब कुछ ऑनलाइन होता है गवर्नमेंट में। देयर इज नथिंग फिजिकली नहीं, कुछ तो नेसेसरी फीस भरने का, पार्टनरशिप डीड सबमिट करने का, रजिस्टर करवाने का, तो तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म इज रजिस्टर्ड। इनफैक्ट जब तुम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लॉ में पढ़ोगे तो तभी तुमको बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग द पार्टनरशिप फॉर्म वो भी एक करके क्वेश्चन आता है। तो अनरजिस्टर्ड फर्म का डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी तुमको लॉ में आता है। सो we have sufficient background of partnership to proceed further in this particular area, that is partnership. So I am not starting with partnership final accounts because वो almost सबका हो चुका है। partnership final accounts में as such कुछ अलग नहीं है। जैसे तुम 11th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड में जैसे तुम फाइनल अकाउंट्स करते थे वैसे ही 12th स्टैंडर्ड में। ओनली थिंग इज 12th स्टैंडर्ड में जो भी प्रॉफिट आएगा वो शेयर करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। हाउएवर फाउंडेशन में जब हम लोग वो चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसके अंदर मैं रिमेनिंग पॉइंट्स को कवर कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एनीवेज टुडे आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर एंड आई एम स्टार्टिंग विद admission of new partner, that is chapter number 4 जो तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का चैप्टर है। Admission of a partner. Admission of new partner is the name of the chapter. Now meaning is very simple. एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब आप एक नए पार्टनर को आपके फर्म में एडमिट कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म। आई होप नाउ व्हेन आई स्पीक दिस लैंग्वेज आपको समझ रहा है। When I say there is a partnership firm में दो पार्टनर्स है A and B, and now they have decided to take C as new partner. My question is क्या हो रहा है वो तो समझ रहा है कि C को हम एडमिट कर रहे हैं। क्वेश्चन इज क्यों? Why will you admit anyone as a partner? देखो आप किसी को पार्टनर बना रहे हो तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इमीडिएट डिसएडवांटेज? उसको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, बराबर है। तो आप या कोई ऐसा पार्टनरशिप फर्म या कोई फर्म ऐसा क्यों करेगा? Why will anyone admit new partner? इंक्रीज कैपिटल मतलब तुम पैसे के भूखे हो, उसको बोलेंगे तू पहले पैसा लेके आ, ठीक है। सी के पास न्यू कस्टमर्स रहेंगे तो सी को पार्टनर बनाने की वजह से सी के कस्टमर्स हमारे कस्टमर बन जाएंगे। ओके, तो यू आर फर्दर ग्रीडी, मतलब तुम उसको बोल रहे हो, तुम उसको मतलब के लिए पार्टनर ले रहे हो। बोला ठीक है तेरे पास पैसा है वो भी दे, तेरे कस्टमर भी हमको दे। ओके ठीक है। और व्हाट इज द रीजन फॉर टेकिंग एनीबडी एज अ न्यू पार्टनर? नहीं, किसी ने बोला ना फेम मिलेगा। फेम मतलब उसका कुछ तो रेप्यूटेशन रहेगा, मार्केट में रेप्यूटेशन रहेगा, तो हम अगर वो हमारे फर्म को ज्वाइन कर रहा है तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा,
तो देयरफॉर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। और प्रोफेशनल स्किल्स हमारे इसमें काम होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म। नाउ सिंस मेजॉरिटी ऑफ यू आर फाउंडेशन स्टूडेंट्स, तो सीए का फर्म रहता है, सीए का फर्म हो सकता है, सीए कैन नॉट मेक और दे कैन नॉट रजिस्टर देमसेल्व्स एज अ कंपनी, सीए फर्म बना सकते हैं। तो पहले ए एंड बी पार्टनर थे, तो पहले ए एंड बी, सीए में कैसा होता है मन में, नंबर ऑफ कस्टमर्स या नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब एक जन सिर्फ इतने ही क्लाइंट्स ले सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 20, मतलब ए 20 क्लाइंट्स ले सकता है, बी 20 क्लाइंट्स ले सकता है इंडिविजुअली, फर्म अलग, ऐसा सब रूल्स है। तो अगर आप सी को लेंगे तो आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर सी भी आएगा तो सी के नाम का भी क्लाइंट्स हम ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे। तो सी के पास प्रोफेशनल स्किल है, सपोज फॉर एग्जांपल ए एंड बी वो स्पेशलाइज कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ऑडिट में कर रहे हैं स्पेशलाइज, लेकिन सी ऐसा है जो जीएसटी में स्पेशलाइज कर रहा है, तो उसको हमने ले लिया, तो हमारा फर्म बड़ा हो गया, अब हमारे पास जीएसटी के कस्टमर्स भी हम ले सकते हैं। तो जी का प्रोफेशनल स्किल्स है, सॉरी सी का प्रोफेशनल स्किल्स है, उसका एक्सपीरियंस है, वो कैपिटल लेके आएगा, वो कस्टमर्स लेके आएगा। सो दिस ऑल आर द रीजंस टू एडमिट अ न्यू पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप फर्म। एंड ऑब्वियसली जस्ट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट इज द इमीडिएट डिसएडवांटेज, मतलब एक्चुअली डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज अगर सी फर्म में एडमिट होगा तो ऑफकोर्स सी कैपिटल लेके आएगा, सी कैपिटल लेके आएगा तो बिजनेस का कैपिटल बेस बढ़ेगा, बिजनेस का कैपिटल बेस बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और अगर वो प्रॉफिट बढ़ेगा तो सी को उसमें शेयर देना पड़ेगा। यू आर मेकिंग सी एज द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो ऑब्वियसली आपको उसको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, यस और नो। Okay, so A and B were partners. A and B के बीच में say for example profit sharing ratio was 6:4. What was the profit sharing ratio? 6:4. अब वो लोग C को एडमिट कर रहे हैं, अब C को अगर वो लोग एडमिट करेंगे तो फ्यूचर में अब प्रॉफिट्स किसके बीच में शेयर होगा, ए बी सी। तो ये 6:4, अच्छा बिफोर वी फर्दर गो 6:4 में, तो पहले तो हम नामकरण कर देते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग ए एंड बी को बुलाएंगे ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स, वाई ओल्ड, क्यों, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, नहीं, ओल्ड मतलब बिफोर एडमिशन, एडमिशन करने के पहले। तो कोई बता सकता है सी को हम लोग कौन सा पार्टनर बुलाएंगे, न्यू पार्टनर। So C will be called as new partner, A and B are called as old partners. Now 6:4, ये 6:4 was profit sharing ratio between which partners, A and B, that is old partners. That is why this is called as which profit sharing ratio, old profit sharing ratio, या इसको हम लोग shortly बोलेंगे old ratio. So old ratio is the ratio between old partners. अब जब C एडमिट हो चुका है तो नाउ प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड बिटवीन A, B एंड C. तो A, B एंड C से फॉर एग्जांपल आर गोइंग टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 10:6:4. तो इसका नामकरण करते हैं। कोई बता सकते हैं दिस 10:6:4 विल बी कॉल्ड एज विच रेशियो, तो इसको हम लोग कौन सा रेशियो बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इट इज कॉल्ड एज न्यू PSR. सो दिस इज कॉल्ड एज ओल्ड रेशियो, दिस इज कॉल्ड एज न्यू रेशियो। इधर तक समझ में आया? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड what was the profit sharing ratio between A and B? 6:4, बराबर है? कैन यू टेल मी मैथमेटिकली 6:4 मतलब
ए का शेयर कितना? बराबर है 6 मतलब क्या 6 अपॉन कुछ ना, अरे मैथमेटिक्स 6:4 मतलब क्या 6/10। फ्रैक्शंस में बात होगा, फ्रैक्शंस में 6/10। तो बी का कितना 4/10। व्हाट इज दिस 6/10 एंड 4/10? दिस इज कॉल्ड एज विच शेयर? ओल्ड शेयर। तो जैसे ओल्ड शेयर है वैसे ही न्यू शेयर। व्हाट इज न्यू शेयर? इज गिवन टू अस 10:6:4। 10:6:4 मतलब क्या? ए का न्यू शेयर कितना हुआ 10/20। एवरीथिंग विल बी इन फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शन में डिस्कस करेंगे। बी का कितना होगा 6/20। तो सी का कितना है 4/20। इधर तक समझ में आया? सो व्हाट इज दिस ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर? अब है ना, आप ए पे फोकस करो, ए पे फोकस करो। पहले ए पे फोकस करो, फिर बी पे फोकस करो। पहले सिर्फ ए और बी पे फोकस करो। किसको पार्टनर ले रहे हैं ये लोग? सी को पार्टनर ले रहे हैं। यस और नो? तो पहले जो प्रॉफिट्स ए एंड बी में शेयर हो रहा था या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए बी सी में होगा। यस और नो? मतलब सी को प्रॉफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में, जब ए एंड बी फ्यूचर के प्रॉफिट में सैक्रिफाइस करेंगे। यस और नो? सी को आप फ्यूचर के प्रॉफिट्स में शेयर देने वाले हो। सपोज 2 लाख का प्रॉफिट होता था, पहले 2 लाख का प्रॉफिट कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था? ए और बी। अब वही 2 लाख का प्रॉफिट फ्यूचर में कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए बी एंड सी। मतलब सी को शेयर देना पड़ेगा। सी को कब शेयर मिलेगा? जब ए एंड बी फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेंगे। यस और नो? सो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? हाउ मच इज सैक्रिफाइस दैट इज मेड बाय ए एंड हाउ मच इज सैक्रिफाइस मेड बाय बी। अब ये जो सैक्रिफाइस हम ढूंढ रहे हैं ना, वो फ्रैक्शन में ढूंढेंगे हम लोग। कैसे ढूंढेंगे? तो वेरी सिंपल। ए को पहले कितना मिलता था 6/10। फ्यूचर में कितना मिलेगा 10/20। तो अब सैक्रिफाइस मुझे ढूंढना है। तो कोई लॉजिकली बता सकता है सैक्रिफाइस इज व्हाट माइनस व्हाट? सैक्रिफाइस इज व्हाट माइनस व्हाट? आराम से सोच के बताओ। ये भी तुमको ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू व्हाट माइनस व्हाट? व्हाट माइनस व्हाट? ओल्ड माइनस न्यू। अरे ए को पहले ज्यादा मिलता था कि फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा? पहले ज्यादा मिलता था। अरे एक केक है, पहले वो केक ए और बी बांट के खा रहे थे, अब वही केक ए बी सी बैठ के काटेंगे, तो ए को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ए को पहले ज्यादा मिल रहा था, तो अब मुझे क्या करना है? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू व्हाट माइनस व्हाट? ओके, तो करो माइनस। लेकिन यहां पे तो 6-10 करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर में 10 है, वहां पे डिनोमिनेटर में 20 है। बरोबर है? तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना, तो न्यू शेयर को रिड्यूस नहीं करने का। न्यू शेयर को टच मत करो। इनफैक्ट ये 10 को 20 में कन्वर्ट करो। तो अगर ये 10 को हम 20 में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 2 इज रॉन्ग। 2/2। अरे इंटू 2 ने 2/2 में फर्क है। मैथ्स भी सिखाना पड़ेगा। दिख रहा है, मालूम है। इंटू 2/2 बराबर है। हाँ, तो मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 2 12, 12/20। 4 इंटू 2 8, 8/20। ओके, नाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट? ओके, बोलो पहले ए को कितना मिलता था 12/20। अब फ्यूचर में कितना मिलेगा 10/20। तो ए का सैक्रिफाइस कितना? 2/20 इज ए का सैक्रिफाइस। ए ने
2/20 का सैक्रिफाइस किया है, मैंने त्याग दिया है 2/20 का। ओके, नाउ लेट अस डू फॉर बी। कोई बताएगा बी का सैक्रिफाइस कितना? बी का सैक्रिफाइस भी 2/20, बी का सैक्रिफाइस 2/20, ए का सैक्रिफाइस 2/20। ये दोनों को ऐड करेंगे तो तब जाके सी को 4/20 मिलेगा। जितना ए और बी का सैक्रिफाइस उतना सी का गेन बोलते हैं उसको। हु इज गेनिंग इन दिस? सी। हाउ मच इज सी का गेन? 4/20। यस और नो? अगर आपको समझ रहा है कि सैक्रिफाइस इज ओल्ड माइनस न्यू, तो गेन इज न्यू माइनस ओल्ड। देख लो, गेन मतलब क्या? अरे सी को पहले कुछ नहीं मिलता था, अब उसको फ्यूचर में 4/20 मिलेगा, तो सी का गेन इज न्यू माइनस ओल्ड ना। ये टेबल समझ में आया? राइट नाउ कम टू पेज नंबर, टेक्स्ट बुक निकालो, 121, पेज नंबर 121, एग्जाम्पल 1, केस 1। वो उधर मत लिखो, ये टेबल बनाने का है तुमको। अच्छा, टेबल कैसे बनाने का है देख लो। ये टेबल हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, एवरी क्वेश्चन। राइट फास्ट, राइट फास्ट। यही लिखना है। लिखो एग्जाम्पल 1, एक्सरसाइज 1, केस 1। गिव अप्रोप्रिएट हेडिंग, पेज नंबर सब लिखो और ये टेबल बनाओ। ये टेबल नहीं तो हम लोग 200 बार बनाने वाले हैं। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, आई डोंट हैव टाइम। वी आर स्टडिंग केस 1। दिस इज द इजीएस्ट केस, जिसमें आपको क्या क्या दिया रहेगा? ओल्ड शेयर और अदर ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, ये दिया रहेगा। प्लीज लैंग्वेज चेंज मत करो, एवरी क्वेश्चन में लैंग्वेज विल रिमेन द सेम। मैंने जैसा कलरफुल लिखा है वैसा तुमको कलरफुल लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट वन एडिशन आई वांट टू डू इन दिस। ए एंड बी का सैक्रिफाइस इज, आई होप यू अंडरस्टैंड, 2:2, दैट इज 1:1। यस और नो? मतलब ए एंड बी इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। Now we go to case number 2. Case number 2 is the most frequently asked. Case number 2, 3, 4 देखो आप very similar है।
इवन एक्सरसाइज 2 भी आप देख सकते हो. सो यू कैन सी ये जो केस है इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. सो आई विल एक्सप्लेन इन केस 2. लिसन केयरफुली. केस 2 को सॉल्व करने का दो तरीका है. आई विल शो यू बोथ द मेथड्स. दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बट प्रेजेंट हम ऐसे ही करेंगे. ये टेबल बना देने का, whether it is 12th standard, whether it is foundation, this table you can follow for calculation of ratios. So case number 2 पहले समझने का कोशिश करते हैं. If you read case number 2, now this discussion is basic mathematics. जो basic mathematics हम लोग करते हैं, इनफैक्ट इसके लिए आपको स्कूल में सिखाया गया था एक चैप्टर कॉल्ड एज रेशियो एंड प्रपोर्शन. वो तुमको आना चाहिए. रेशियो प्रपोर्शन आना चाहिए, वो भी बेसिक रेशियो प्रपोर्शन है. सबसे पहले इफ यू रीड केस नंबर 2 में, केस 2 में पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. मैं डायरेक्टली ये टेबल में डालूंगा तो शायद तुमको समझ में नहीं आएगा कैसे प्रेजेंट करने का टेबल में. इट इज़ वेरी मैकेनिकल, मोनोटोनस. वंस 1 2 3 केस हो जाएगा ना, उसके आगे से तुम लोग खुद से ही करोगे, बिलीव मी. बट राइट नाउ अंडरस्टैंड इट वंस एंड फॉर ऑल. केस 2 इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, या ऐसा केस हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए पहले केस नंबर 1 समझना जरूरी है. केस नंबर 1 क्या था, जिसमें तुमको दोनों दिया रहेगा. क्या दिया रहेगा? ओल्ड रेशियो दिया रहेगा एंड न्यू रेशियो दिया रहेगा. दोनों तुमको दिया रहेगा. केस नंबर 2 क्या है, जिसमें तुमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. हु आर ओल्ड पार्टनर्स? A and B. Old ratio between A and B is I think 2:3. एक्सरसाइज 1 ही चल रहा है. एक्सरसाइज 1 में केस नंबर 2 देखो. एक्सरसाइज 1 में केस नंबर 2 में व्हाट इज पेज नंबर 1? वन 121 पे केस नंबर 2 चल रहा है. यहाँ पे ओल्ड रेशियो इज 2:3. अब आप देखो आपको क्या दिया है. व्हाट इज गिवन? दे हैव गिवन न्यू पार्टनर सी का शेयर, मतलब सी को फ्यूचर प्रॉफिट्स में कितना शेयर मिलेगा. एंड दे विल ऑलवेज गिव यू इन फ्रैक्शन. ये हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा, तुमको परसेंटेज नहीं देगा. वेरी रेयर दे विल गिव यू एज अ परसेंटेज. सपोज बोलेंगे 25%, तो 25% अगर दिया है ना, तो भी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 25% मतलब 25/100. 25/100 मतलब 1/4. सो बेसिक मैथमेटिक्स आपको अगर परसेंटेज में भी दिया है, जो जनरली नहीं देंगे. आई हैव सीन सो मेनी क्वेश्चंस ऑन एडमिशन, बट वेरी रेयरली वो लोग परसेंटेज. किसी को कुछ अगर दूसरा क्रिएट करना ही है तो लोग करेंगे कंफ्यूज करने के लिए, बाकी वेरी रेयर. सो वो लोग हमेशा तुमको फ्रैक्शन में देंगे. अब इसमें केस 1 जैसा नहीं है. केस 1 में क्या था? न्यू शेयर दिया था, ओल्ड शेयर दिया था. न्यू शेयर दिया था और ओल्ड शेयर दिया था. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है. ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी कितना है? 2:3. एंड सामने आपको सी का शेयर दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है. मतलब फ्यूचर में नए पार्टनर को 1/4 मिलेगा. यस और नो? अब इससे मुझे क्या ढूंढना है? इससे मुझे न्यू शेयर ढूंढना है, सैक्रिफाइस ढूंढना है, गेन ढूंढना है. सिर्फ मेरे पास ओल्ड शेयर है, दैट इज 2:3. मतलब सिंपल लैंग्वेज में मुझे टेबल ढूंढना है. ये टेबल में जो भी है ना वो सब मिलना चाहिए मेरे को. ये किस यूज, मतलब क्या यूज होगा, ये वो सब वो हम फ्यूचर में देखेंगे. एडमिशन, नॉट ओनली एडमिशन, इवन इन रिटायरमेंट एंड डेथ, रेशियोस कैलकुलेशन इज योर फर्स्ट थिंग टू डू. क्योंकि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. पार्टनरशिप का क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. ऑलरेडी देयर वाज अ पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी. अब सी के आने की वजह से देयर इज अ चेंज इन द रिलेशनशिप. पहले रिलेशनशिप किसके बीच में था? ए एंड बी. पहले पार्टनर्स कौन था? ए एंड बी. अब सी के आने की वजह से रिलेशनशिप चेंज हो गया.
रिलेशनशिप चेंज हो गया मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया. So that is why it is called as reconstitution of partnership. Partnership reconstitute हो रहा है. So now ये situation में क्या करने का? So try to understand. I will explain two methods. Both the methods से answer same आएगा. Method number 1. अब मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन में समझाऊंगा ना तो थोड़ा टफ जाएगा, तो थोड़ा इजी करके समझाते हैं क्योंकि बहुत जन का मैथ्स से पुराना प्रेम है. मेथड नंबर 1, लिसन केयरफुली. सपोज फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, सपोज प्रॉफिट इज ₹100, जस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये प्रॉफिट 100 पहले कौन शेयर करता था? ए एंड बी. कौन से रेशियो में? चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये प्रॉफिट 100 हम लोग ए एंड बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में. मतलब ए को कितना मिलेगा? 100 इंटू क्या करूं वो बताओ? 2/5. आई होप इतना बेसिक है कि ये भी समझाना पड़ेगा. हाँ, 100 इंटू 3/5. चलो ये कैलकुलेट करते हैं. 100 इंटू 2/5 एंड 100 इंटू 3/5. तो ए को कितना मिलता था? 40. बी को कितना मिलता था? 60. तो दिस इज हाउ दे वर शेयरिंग 100 रुपीज. ओके. अब फ्यूचर में सपोज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इज 100. नाउ ये प्रॉफिट 100 किसके बीच में शेयर होगा? ए बी सी. अब वो रेशियो मुझे नहीं पता है. आई डोंट नो व्हाट इज द न्यू शेयर, बट डू आई नो सी का शेयर? यस और नो. सी का शेयर कितना है? ए बी एंड सी. तो सी को 100 में से कितना मिलेगा? 100 इंटू 1/4. डू यू एग्री विद दिस? ओके. तो कितना आता है? 25. यस, 100 में से 25 तो सी लेके गया. तो अब कितना बचता है? 75. ये जो 75 है, 75 ये एक का है, बी का है कि दोनों मिला के है? दोनों मिला के है 75. यस और नो. पहले ए और बी को कितना मिलता था? अरे टोटल कितना मिलता था? टोटल कितना मिलता था ए और बी को? 100. अब सी के आने के बाद कितना मिलेगा? 75. मतलब ए और बी ने दोनों मिला के कितना सैक्रिफाइस किया? 25. यस और नो. सो नाउ do you agree when I say C's share is equal to total sacrifice made by A and B? Yes or no? How much is C's share? देखो यहाँ पे 25. Can we say 25 is equal to total sacrifice made by A and B is 100 minus 75? A and B को पहले दोनों मिला के कितना मिलता था? 100. अब फ्यूचर में कितना मिलेगा? 75. कितने से कितना कम मिल रहा है? 25 कम मिल रहा है. उतना ही C को मिल रहा है ना. तो C's share is equal to made by A and B. तो ए एंड बी दोनों मिला के कितना सेक्रीफाइस करेंगे? 25. ये स्टेप्स 1 समझ में आया. नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 में मुझे फाइंड आउट करना है कि 25 में से ए कितना सेक्रीफाइस करेगा और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा. स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 में मैंने ये देखा कि सी को कितना मिल रहा है, तो सी को 25 मिल रहा है. ओके, सी को 25 मिल रहा है, तो ये जो 25 सी को मिल रहा है वो ए एंड बी ने मिल के सेक्रीफाइस किया है. ए एंड बी मिल के 25 सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके सी को 25 मिलेगा. तो अब 25 में से ए कितना सेक्रीफाइस करेगा और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, ये कैसे ढूंढूं? सो दिस 25 will be shared by A and B in some ratio. Which ratio? Please
थिंक लॉजिकली एन आंसर। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि ये 25, आई वॉन्ट आंसर टू कम फ्रॉम योर साइड, मैं बता दूंगा तो रटना पड़ेगा। मेरे को लॉजिकली बताओ, थिंक फ्रॉम ए एंड बी पॉइंट ऑफ व्यू। ए एंड बी एक रूम में बैठे हैं और वो लोग सोच रहे हैं अब ये सी को 25 देना पड़ेगा, सी को जो 25 देना पड़ेगा वो मुझे और तुझे मिल के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर मुझे और तुझे मिल के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो अब बता कि तू कितना सेक्रीफाइस करेगा ना मैं कितना सेक्रीफाइस करूं। तो ए एंड बी विल शेयर दिस 25 इन व्हाट रेशियो? 2:3। एक ही तो रेशियो है दोनों के बीच में। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चैप्टर का रूल है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन sacrifice ratio will be equal to old ratio. However, I am not saying it is always true. They may decide to share this 25 into 1:1 what she said, लेकिन वो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए that A and B has decided to sacrifice equally. अगर वो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं तो मैं क्या मानूं कि they will share this 25 in what ratio? Old ratio 2:3. मतलब this brings us to a very important conclusion and very important objective. In absence of information, sacrifice ratio will be same as dash old ratio. तो A और B क्या बोलेंगे, ये भी 2:3 में ही बांटना पड़ेगा। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूट करो 2:3 में इसको। नहीं, मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करो मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर, आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन। 25 इंटू 2/5 बराबर है, और यहाँ पे 25 इंटू 3/5 बराबर है। अब आंसर दो 10 एंड ओके बराबर है। मतलब A 10 रुपीज सेक्रीफाइस करेगा एंड B 15 सेक्रीफाइस करेगा। ऐसा मिलके दोनों ने 25 का सेक्रीफाइस किया, उतना C को मिलेगा। ओके, नाउ लास्ट स्टेप। कोई बताएगा A को पहले कितना मिलता था? 40, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 10 रुपीज सेक्रीफाइस किया उसने। तो अब A को कितना मिलेगा? तो 40 में से 10 सेक्रीफाइस किया तो उसको मिला 30। B ने कितना सेक्रीफाइस किया? B को पहले कितना मिलता था? 60। व्हाट इज 60? ओल्ड शेयर माइनस न्यू कितना? 15 उसने सेक्रीफाइस किया, तो अब फ्यूचर में कितना मिलेगा? 45। इसको ऐड करो, 30 प्लस 45 प्लस 25 शुड बी 100। 30 प्लस 45 75। ये सबको समझ में आया, लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये पूरा डिस्कशन इज बेस्ड ऑन दिस 100 रुपीज। ये सब कुछ है ना, तुमको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन में कैसे करेंगे वो ध्यान से देख। कैन वी से C का शेयर इज 25। 25 मतलब कहने से 1/4। C का शेयर 1/4 इस A एंड B का सैक्रिफाइस 1/4। तो मतलब जिधर जिधर मैंने 25 लिखा है उसकी जगह पे 1/4 लिख सकता हूं मैं। तो इधर भी 25, इधर भी 25 है और इधर भी 25 है। तो ये 25 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 1/4 बराबर है। अब इसको पहले मैंने क्या किया? 25 इंटू 2/5। अब 25 तो हमको दिया नहीं रहेगा, हमको तो 1/4 दिया है। व्हाट इज 1/4? C शेयर। व्हाट इज C शेयर? इक्वल टू, उधर लिखा है ना मैंने, टोटल सैक्रिफाइस मेड बाय एंड बी। तो हाउ मच इज टोटल सैक्रिफाइस मेड बाय एंड बी? 1/4। वो 1/4 A एंड B कौन से रेशियो में? सी 1/4 इज अ फ्रैक्शन। मैं 25 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, वैसे मैं 1/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं।
तो मैं 1/4 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2:3 में, तो ए का सेक्रीफाइस विल बी 1/4 इंटू 2/5. तो हाउ मच इज 1/4 इंटू 2/5? डोंट रिड्यूस इट, रिड्यूस मत करो, ये बहुत प्रॉब्लम होगा अगर आप रिड्यूस करोगे. सिंपल मल्टीप्लाई. तुम मैथमेटिक्स को ना कॉम्प्लिकेट करते हो ना, इसके लिए तुमको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है. सिंपल मल्टीप्लाई करो ना, 1/4 इंटू 2/5. उसको कट करोगे नहीं. भाई वांट टू इंक्रीज योर पेन इन योर लाइफ. 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 कितना होता है? 2/20. बरोबर है. तो ए को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 2/20. 2/20. एंड बी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 3/20. व्हाट इज 2/20 एंड 3/20? Sacrifice made by A and B respectively. बरोबर है. अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले सेक्रीफाइस का फॉर्मूला पढ़ा था. व्हाट इज सेक्रीफाइस? व्हाट माइनस व्हाट. हाँ, तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू व्हाट माइनस व्हाट? ओल्ड माइनस न्यू. इसमें क्या मिसिंग है? न्यू मिसिंग है. ओके, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर ए. हाउ मच इज सेक्रीफाइस मेड बाय ए? 2/20. ए का ओल्ड शेयर कितना है? ओल्ड 2/5. माइनस, अब मुझे ये फॉर्मूला में क्या ढूंढना है? देयरफॉर कैन वी से न्यू शेयर विल बी इक्वल टू, ये माइनस न्यू वो साइड जाओ, 2/20 को साइड न्यू एंड 2/20 प्लेसेस एक्सचेंज कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 2 बाय माइनस 2/20. ओके, अभी इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. ओके, वो ये स्क्वाट मत लगाओ. तो ये इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 इज रॉन्ग. 4/4, दूसरी बार पकड़ा मैंने तुमको. इंटू 4 करेंगे और इंटू 4/4 करेंगे, दोनों सेम होता है? नहीं. इंटू, हाँ, ये कितना होता है? 8 माइनस 2/20. तो ए का न्यू शेयर कितना हुआ? 6/20. यस और नो? तो डू यू रिमेंबर प्रॉफिट कितना होने वाला था? 100. 100 में ए को कितना मिलेगा? करो ये सॉल्व. यस और नो? अरे वेरी सिंपल. ये जो 40 है ना, 40 वो 2/5 है. ये 10 है ना, 10 वो 2/20 है. तो हमने सॉल्व किया तो मैथमेटिकली आंसर तो वही आएगा. चलो अभी बी का कैलकुलेट करके बताते हैं. बी को पहले कितना मिलता था, मतलब सॉरी, बी का सेक्रीफाइस कितना है? 3/20. सो बी सेक्रीफाइस करेगा 3/20. 3/5. मुझे क्या ढूंढना है? न्यू. सो न्यू शेयर ऑफ बी विल बी इक्वल टू 3/5 माइनस 3/20. इसको हम लोग क्या करेंगे? इनटू, so this is 3 into 4 is 12. 12/20 minus 3/20, 9/20. और तीसरा पार्टनर कौन है? सी. तो सी को फ्यूचर में कितना मिलने वाला है वो तो मुझे पता ही है, 1/4. अभी इसका डिनोमिनेटर में 20 है, इसका डिनोमिनेटर में 20 है, तो यहाँ पे भी मेरे को डिनोमिनेटर में 20 चाहिए. तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करो 5/20. सो देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:5. ये रेशियो ऐसा ढूंढना है केस नंबर 2 में. ये मेथड 1 है. हम हमेशा मेथड 1 फॉलो करेंगे. वी विल ऑलवेज फॉलो मेथड 1. बट एक मेथड 2 भी है.
छोड़ो, मेथड 2 बताऊंगा तो मेथड 1 भूल जाओगे, बाद में बताऊंगा। पहले हम तीनों केस सॉल्व कर लेंगे, बाद में मेथड। अभी ये जो पूरा कांड है ना, ये इतना सब हम लोग लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अब हाउ टू फिट इट इनटू दिस टेबल, तो ये टेबल बनाने का, ये टेबल में आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, उसके लिए पहले टेबल का फॉर्मेट बनाओ। सो प्रिपेयर केस 2। सो व्हेन वी प्रिपेयर दिस टेबल, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो दिया रहेगा ना वो पहले इसमें लिख देने। सो वॉट एवर इज गिवन आई जस्ट पुट इट इनटू दिस कि ओल्ड शेयर इज 2/5 एंड 3/5 ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सिर्फ सी का न्यू शेयर दिया हुआ है 1/4। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट केस, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये आएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि वो उनको चाहिए कि तुम बैठ के कैलकुलेशंस करो। दे वांट यू टू डू कैलकुलेशन। केस नंबर 1 इज तो वेरी सिंपल, उसमें न्यू दिया है, ओल्ड दिया है, यू जस्ट डू ओल्ड माइनस न्यू, आपको सेक्रीफाइस मिल जाएगा। चलो नाउ हाउ टू प्रेजेंट इट। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो सेक्रीफाइस, कैन यू सी दिस सेक्रीफाइस? ये जो है ना, ये कैलकुलेशन, ये वाला 1/4 इंटू 2/5 ये लिखा है ना मैंने, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि 1/4 सी को देना है। ये 1/4 ए एंड बी मिल के सेक्रीफाइस करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो 1/4 इंटू 2/5 एंड 1/4 इंटू 3/5। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इफ यू रिमेंबर वी हैड गॉट 2/20 and 3/20। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन sacrifice ratio is assumed to be same as old ratio। मतलब सिंपल लैंग्वेज में पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग इन देयर ओल्ड रेशियो। फ्यूचर में ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे सी के आने के वजह से। अच्छा, कितना सैक्रिफाइस करेंगे? 1/4।
ये 1/4 कौन से रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, वो नहीं दिया है, तो इट इज इक्वल। अच्छा सपोज दिया रहता कि नहीं, A and B will sacrifice equally. If they will sacrifice equally, तो ये 1/4 will be multiplied by 1/2 क्योंकि वो लोग इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, यू कांट अज्यूम दैट। अगर हमको अज्यूम करना ही है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, दैट पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग इन देयर ओल्ड शेयर। अब ये आ गया। अब यहाँ पे ये स्टेप के बाद क्या करना है मालूम है, सिंपल स्टेप, सबका डिनोमिनेटर्स कॉमन करना है। तो 5, 4, 20, ये तीनों के बीच में कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 20। तो अगर 20 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ओल्ड शेयर को बेसिकली यू विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 4/4, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5/5। सो 2 into 4 is this is 8/20 and this is 12/20 and this is 5/20. Okay, now listen carefully. A को पहले कितना मिलता था, 8/20, उसमें से उसने कितना सैक्रिफाइस किया, तो अब उसको कितना मिलेगा, 6/20, जो हमने ढूंढा था 6/20। आर यू फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन? ये इजी है और ये फास्टर है, बिलीव मी। मार्केट में बहुत अलग अलग तरीका चलता है, उसमें आपको हर टाइम अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। ये टेबल में अलग अलग तरीके से सोचना नहीं पड़ेगा। यू कैन सॉल्व 100 क्वेश्चंस विद दिस टेबल। चलो नेक्स्ट, बी को पहले कितना मिलता था, उसमें से उसने कितना सैक्रिफाइस किया, तो अब उसको कितना मिलेगा, 9/20। 6:9:5, that is how we got this answer. ये पूरे सिचुएशन में हु इज गोइंग टू गेन कितना, और आप चेक कर सकते हो फिर से, ए का सैक्रिफाइस 2/20, बी का सैक्रिफाइस 3/20, 2/20 प्लस 3/20 इज सी का गेन 5/20। ये हमेशा ट्रू होगा, दिस शुड ऑलवेज मैच। ये दोनों का सैक्रिफाइस दैट इज 2/20 प्लस 3/20 इज इक्वल टू सी का गेन दैट इज 5/20। चलो लेट अस स्टार्ट विथ केस 3। टेबल बनाओ, केस 3। केस 3 टेबल बनाओ, प्रिपेयर टेबल, उसको हम डायरेक्टली टेबल में करेंगे।
केस नंबर 3 में व्हाट इज द ओल्ड शेयर? 1:1 equal ratio, 1:1. This is given. Okay, 1:1 means A का share is 1/2 and B का share is 1/2. Okay, now check and tell me, but देख के बताओ कि C is admitted for what share? 1/5. So ये हो गया उसका न्यू शेयर 1/5. ओके, नाउ याद करके बताओ 1/5 जो C का शेयर है इज व्हाट? कैन आई से टोटल सैक्रिफाइस मेड बाय A एंड B? मतलब A एंड B दोनों मिल के 1/5 सैक्रिफाइस करेंगे तब जाके C को 1/5 मिलेगा. तो अब ये 1/5 जो है वो A और B कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? 1/5 विल बी शेयर्ड बाय A एंड B इन व्हाट रेशियो? 1:1. ये दिया है कि या आप अज्यूम कर रहे हो? अज्यूम. इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सैक्रिफाइस विल बी मेड इक्वली. सो अगर ये इक्वल सैक्रिफाइस है तो 1/5 1/5 इंटू 1/2 ये सेक्रीफाइस A करेगा. सी अगर मैं फ्रैक्शंस में नहीं बता के अगर मैं आपको अमाउंट में बताता हूँ, आई एम डूइंग दिस फॉर वन मोर क्वेश्चन. सपोज फॉर एग्जांपल 100 रुपये का प्रॉफिट है तो 100 रुपये का इंटू 1/5 करो. 100 रुपये का इंटू 1/5 होता है 20 रुपीज़. तो 20 रुपीज़ है ना वो C को देना पड़ेगा. तो ये 20 रुपीज़ A और B को मिल के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. अब ये 20 रुपीज़ A और B मिल के सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसमें से A का सेक्रीफाइस विल बी 20 इंटू 1/2 एंड B का सेक्रीफाइस विल बी 20 इंटू 1/2. दैट मीन्स 20 इंटू 1/2 मतलब A का सेक्रीफाइस इज 1/5 इंटू 1/2 एंड B का सेक्रीफाइस इज ऑल्सो 1/5 इंटू 1/2. दैट इज इक्वल टू 1/10 and 1/10. नाउ नेक्स्ट स्टेप, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो 2, 5, 10 ये सब के बीच में LCM विल बी 10. LCM किया ना स्कूल में. सो 10 अगर है तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/5 और यहाँ पे 2/2 5/5. चलो बताओ, A का शेयर हो जाएगा 5/10 एंड B का शेयर इज ऑल्सो 5/10 एंड यहाँ पे आएगा 2/10. चलो पहले बताओ A को पहले कितना मिलता था? 5/10. उसमें से A ने सेक्रीफाइस कितना किया? 1/10. तो फ्यूचर में कितना मिलेगा? 4/10. सेम फॉर B को भी फ्यूचर में 4/10 ही मिलेगा. सो व्हाट इज द न्यू रेशियो? 2. दैट इज 2:1. यस. चलो केस 3 का टेबल बनाओ. C का गेन लिख दो वहां पे. अगेन व्हाट कैन वी वेरीफाई? A और B का सैक्रिफाइस का टोटल शुड बी इक्वल टू
C का गेन 2/10. What is this 3:2:5? 3:5. Okay. What is sacrifice made by A and B? Okay. उसके ऊपर 3:2 लिख देना चाहिए. चलो सॉल्व एक्सरसाइज 2. ध्यान से पढ़ के सॉल्व करो. कितना है? हाँ, मोस्टली राइट. Exercise 2, old share. What is the old share? Correct. Old share 7:3, that is given. जो पार्टनर्स का नाम है वो लिखो. ABC मत लिखो यहाँ पे. ओके. 7:3 मतलब 7/10, 3/10. न्यू शेयर. रीना का न्यू शेयर दिया हुआ है. व्हाट इज न्यू शेयर ऑफ रीना? 1/5. अब आगे क्या बोला है? ये 1/5 जो रीना को मिल रहा है वो कौन सैक्रिफाइस करेगा? कौन से रेशियो में? इस बार दिया है ना, तो इस बार अज्यूम करने का जरूरत नहीं है कि सैक्रिफाइस इज सेम एज ओल्ड रेशियो. बिकॉज इस बार सैक्रिफाइस रेशियो इज गिवन, दैट इज 1:1. मतलब 1/5 एंड 1/5 इक्वली शेयर या इक्वली ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं. 1/2, 1/2, दैट इज 1/10, 1/10. अब सबका डिनोमिनेटर 10 चाहिए, तो ओल्ड शेयर का डिनोमिनेटर तो 10 है ही. यहाँ पे 10 कर दो. इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2, दैट इज ओके. बोलो प्रवीण को पहले कितना मिलता था? (6/10) आया. 7/10 माइनस 1/10 और यहाँ पे आएगा 2/10. yes. so what is our final answer? 6:2:2:2, 3:1:1. एंड यहाँ पे आएगा
2/10, that is gain. So last example, that is exercise 3. Old share 7:3. 7:3 मतलब 7/10 and 3/10. Now आगे का पार्ट इज स्लाइटली ट्रिकी. आगे बोला है X सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर. सरेंडर्स मतलब सेक्रीफाइस. तो X कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/7 इज रॉन्ग. इट इज 1/7 ऑफ हिज शेयर. तो हाउ मच इज X का शेयर? 7/10 उसका शेयर है. तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो? 7/10 into 1/7. 7/10 into 1/7 is equal to 7. एक काम करो. यस, इसमें कैंसिल करो. उसका रीजन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. 1/10. चलो, y कितना सरेंडर कर रहा है? ऑफ हिज शेयर. हाउ मच इज हिज शेयर? 3/10 into 1/3, that is equal to 1/10. तो 1/10 is sacrificed by x. 1/10 is sacrificed by y. सो कहना है x और y जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना z को मिलेगा. तो z का शेयर क्या हो जाएगा? 2/10. आगे का वी कैन डू इट. x को मिलता था 7/10, उसमें से 1/10 उसने सेक्रीफाइस किया, तो कितना मिलेगा? 6/10. और यहाँ पे सो अगेन रेशियो इज, that is 6/10. 6 into 1/10 is 1/10. 1/10 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 into 1/10 is 1/10. 1
3:1:1 and sacrifice is 1/1, 1:1. Of course, exercise 4 is your homework. जैसा एक्सरसाइज 4 है, ये सब है ना, एग्जाम में वो लोग एक एक मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक करके पूछेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी डैश, तो आपको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है. ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. अच्छा, हम लोग ने जो अभी तक ये चैप्टर में किया है ना, वो एडमिशन ऑफ द पार्टनर का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें वर्किंग नोट है. हाँ, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आपको सम्स देखना है तो सम ऐसा आएगा, उसमें ऑब्वियसली जर्नल एंट्री और अकाउंट ये सब बनेंगे. ये सम है. सम में कहीं पे तो लोग ने रेशियोज के बारे में दिया रहेगा, तो पहले आपको रेशियोज कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा है वो एडमिशन ऑफ द पार्टनर के सम का वर्किंग नोट नंबर 1 है. क्या